मराठा वंश शिवाजी। सुनिए, आपको जानकारी में प्रीवियस कक्षा सब में दी गई कि मुगल वंश के समय में भी कई पेरीफेरी मतलब प्रांतीय जो राज्य थे वो मजबूत अवस्था में थे, उसमें मराठा सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश के समय मराठा सबसे शक्तिशाली था। मराठा का से संबंधित स्टेट कमीशन या कमीशन 4 तरह के प्रश्न पूछते हैं। सबसे अधिक 75% टाइम शिवाजी ही उनके क्वेश्चन के केंद्र बिंदु में होता है। दूसरा होता है शिवाजी का उत्तराधिकारी और पेशवा, पेशवा की भूमिका जो आप आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। और तीसरा होता है मराठा प्रशासन, और मराठा प्रशासन का सीधा संबंध शिवाजी से है। मतलब मराठा प्रशासन में बेसिक क्या है? मराठा प्रशासन में बेसिक है अष्टप्रधान, पेशवा, पंडित राव, नहीं सरे नौबत, इन सब की क्या भूमिका रही। तो कुल मिलाजुलाकर यदि देखिए तो ये जो मराठा है जो 3-4 भागों में बटा हुआ है, उस 3-4 भागों में केंद्र बिंदु में 70-80% टाइम, माने 10 में से 8 क्वेश्चन जब पूछा गया है तो शिवाजी के ही इर्द गिर्द रहता है। यदि उसका उत्तराधिकारी संभाजी साहू जी है तो वो भी उसी का क्या है, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एक बचता है पेशवा, जिसको आप आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, और पेशवा के साथ अंग्रेजों का या मराठा के साथ अंग्रेजों के संघर्ष को पढ़ते हैं कालांतर में। तो हम लोग आज की कक्षा में अंग्रेजों के साथ संघर्ष को तो पढ़ना नहीं, हम लोग आज की कक्षा में टिपिकल शिवाजी को पढ़ेंगे कि शिवाजी कि मुगल काल के समय में क्या भूमिका रही। स्थानीय क्षत्रप के रूप में शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ। पहले तो उसका परिचय थोड़ा देखते हैं। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाजी नहीं जीजाबाई, गार्जियन का नाम दादाजी कोनदेव, धर्म गुरु आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास, जिसने किताब लिखी थी 10 बोध, उस किताब का नाम था 10 बोध। ये सब प्रारंभिक परिचय की कड़ी में है। धीरे धीरे अपनी शक्ति में वृद्धि किया। मुगल सचेत हुए। समकालीन शासक थे मुगलों के समय में औरंगजेब, शाइस्ता खां, अफजल खां के माध्यम से इनकी शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, परंतु इन दोनों को पराजित करके और अंत में फिर औरंगजेब ने अपने सबसे योग्य सेनापति जय सिंह को भेजा। 1665 में एक संधि हुई, उस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि करने को बाध्य किया, जिसमें शिवाजी को अपने 23 किले देने पड़े, और स्वयं भी औरंगजेब से मिलना आगरा में स्वीकार किया, लेकिन आगरा में उसको यथोचित सम्मान नहीं मिला। फिर फल की टोकरी में बैठकर कैसे कैसे बाहर आया, और जब बाहर आया तो पुनः सूरत को लूटा। सूरत को 2 बार लूटा था। सूरत बंदरगाह काफी चर्चित बंदरगाह था। एक बार 1664 में लूटा, एक बार 1670 में लूटा। सूरत हीरा नगरी के रूप में जाना जाता है, जैसे सोना नगरी के रूप में जोहान्सबर्ग को जाना जाता है, उसी तरह से हीरा नगरी के रूप में सूरत, और सूरत में ही अभी एक निर्विरोध इस बार चुनाव 542 का ही हुआ, क्योंकि 543 में एक क्या हो गया था, निर्विरोध चुने गए थे। मतलब खड़ा तो हुआ कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट भाग गया, कुछ कैंडिडेट को ऐसा कहा जाता है कि जो प्रत्याशी जीते भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र का इस्तेमाल किया। प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे प्रभाव क्षेत्र होते हैं, पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिकल होता है, सोशल होता है। अब कौन से प्रभाव क्षेत्र में वो सब बैठ गया, कुछ भाग गया, ये तो बाद की बात है। फिलहाल तो निर्विरोध चुना गया। इसी क्रम में आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि शिवाजी ने प्रशासन में भी नवीन विधा को जन्म दिया, विशेषकर अष्ट प्रधान। 3 अष्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अष्ट दिग्गज, अष्ट छाप, अष्ट प्रधान। अष्ट छाप वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों को कहा गया। अष्ट दिग्गज 8 तेलुगु कवियों के समूह को कहा गया, जिसमें पेद्दन सबसे महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने मनु चरित्र लिखा था। तेनालीराम ने
पांडुरंग महात्म की रचना की थी। इसी क्रम में यह भी याद रखिएगा कि अष्ट दिग्गज हो ही गया, अष्ट छाप वल्लभाचार्य हो गया, अष्ट प्रधान 8। हालांकि इनका जो अष्ट प्रधान था वो मंत्रिपरिषद नहीं था। मंत्रिपरिषद किसी के प्रति जिम्मेदार होता है। हमारा जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति क्या है? जिम्मेदार है। हमारी मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। मूल में आ जाएंगे तो अष्ट प्रधान, लेकिन उसको हम मंत्रिपरिषद उस समकालीन संदर्भ में कह सकते हैं। आधुनिक संदर्भ में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन समकालीन संदर्भ में कह सकते हैं। फिर राजस्व प्रशासन में भी उसने 2 नए कर इंट्रोड्यूस किए। एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। इन्हीं सब कारणों से हम शिवाजी को याद करने का प्रयास करते हैं। 1674 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया अपनी राजधानी रायगढ़ में। ऐसा नहीं कि परीक्षा में आ जाए कि शिवाजी की राजधानी कहां थी तो रायपुर पे टिक लगा के आ जाइए। ऐसे सिली मिस्टेक होता है। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। और रायगढ़ में बनारस का पंडित आया, पंडित गंगा भट्ट, जिन्होंने उसका राज्याभिषेक किया और उन्होंने एक उपाधि ली, वो था हिंदू धर्मोद्धारक, मतलब हिंदू धर्म का धर्म उद्धार करने का। परंतु हिंदू धर्म का धर्म उद्धार नहीं किया, हिंदू क्षेत्र को ही लूटा। अक्सरा होता भी यही है। मूल में आ जाइए। 1680 में उनका इंतकाल हो गया, जिनके जनाजे की नमाज में आप सभी लोग उपस्थित हुए। आगे लिखो लास्ट कथा उपस्थित हुए। हो गया खत्म। यही तो शिवाजी के विषय में जानना है। लिखो शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। मराठा राज्य के संस्थापक थे। मराठा राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, इनको भी उसी तरह से पढ़ेंगे। थोड़ा पहले परिचय पढ़ेंगे। परिचय 1627 में सिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ। 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 ठीक है। पिता का नाम शाहजी भोसले। पिता का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। अभिभावक का नाम दादाजी। नाम से ही लगता है कि दादाजी अभिभावक रहे होंगे। दादाजी कोनदेव। दादाजी कोनदेव। दादाजी कोनदेव। अभिभावक का नाम दादाजी कोनदेव। दादाजी कोनदेव। आध्यात्मिक गुरु का नाम, आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या नाम था? रामदास। जिन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? 10 बोध। आध्यात्मिक गुरु का नाम, आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास। 10 बोध लिखा था। क्या लिखा था? 10 बोध। आध्यात्मिक गुरु का नाम 10 बोध। लिखने वाले रामदास थे। फिर परिचय में ही लिख दो कि 1674 में राज्याभिषेक कहां का पंडित था? काशी का। काशी का पंडित, एनसीईआरटी फैक्ट है।
गंगा भट्ट और हेंदव धर्मोद्धारक की उपाधि लिया, धर्मोद्धारक की उपाधि लिया, धर्मोद्धारक की उपाधि लिया। राज्याभिषेक कौन करवाया था? काशी का पंडित। कब करवाया था? 1674 में। कहां करवाया था? राजधानी रायगढ़, राजधानी रायगढ़ में क्या था? गंगा भट्ट, गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक कराया और हैंदव धर्म उद्धारक की उपाधि लिया। थोड़ा सा अच्छे से उसको याद कीजिए। हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि लिया, हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि लिया। कहां? रायगढ़। क्या था रायगढ़ में? राजधानी थी। रायगढ़ में क्या था? रायगढ़ में क्या था? राजधानी थी। अंडरलाइन कर लो, रायगढ़ में राजधानी थी। ठीक है, अब परिचय में ही लिख लो, 1680 में मृत्यु हो गई। 1680 में मृत्यु हो गई। तो परिचय कंप्लीट, एक भाग कंप्लीट हो गया, परिचय कंप्लीट हो गया। परिचय क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आइए, परिचय के बाद क्या पढ़ते हैं? इसका परिचय क्या पढ़ते हैं? सैन्य अभियान, मुगलों के साथ संघर्ष। यह हुआ दूसरा भाग, तो लिखेंगे दूसरा भाग। ये हो गया ना जी? सब लोग लिख लिए ना? चलिए, दूसरा भाग है। भाग 2 क्या है? इसका भाग 2 है शिवाजी का सैन्य अभियान, और सैन्य अभियान में ही सब कुछ आ जाता है। मुगलों के साथ संघर्ष भी आ जाएगा, क्योंकि मुगलों के साथ संघर्ष ही याद रखना है आपको बेसिकली। पुरंदर की संधि नहीं याद किए, शाइस्ता, अफजल और जयसिंह को नहीं याद रखे, तो फिर क्या याद रखा आपने? 1664 और 1670 में सूरत को नहीं लूटा, तो आपने क्या लूटा? ठीक है कि नहीं? अब इन सबको थोड़ा सा सिस्टमेटाइज करके लिख देंगे। तो लिखिए, शिवाजी का पहला सैनिक अभियान, शिवाजी का पहला सैनिक अभियान बीजापुर के विरुद्ध हुआ, बीजापुर के विरुद्ध हुआ। बीजापुर के विरुद्ध हुआ। ठीक है, 1643 में उन्होंने पहला किला सिंहगढ़ का किला जीता। 1643 में शिवाजी ने पहला किला सिंहगढ़ का किला जीता। सिंहगढ़ का किला जीता। सिंहगढ़ का किला जीता। सिंहगढ़ का किला जीता। 1646 में तोरण का दुर्ग जीता। 1646 में तोरण का दुर्ग जीता। अब उनकी बढ़ती हुई शक्ति, और भी कई दुर्ग जीता, छोड़ो ना, ये दोनों दुर्ग महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। अब इस दुर्ग के जीतने की कड़ी में, इस दुर्ग के जीतने की कड़ी में उसके जो पेरीफेरी भी स्टेट था वो भयाक्रांत हो गया। तो सबसे पहले अफजल खां को उस पर नियंत्रण करने के लिए भेजा बीजापुरी ने। अफजल खां की हत्या हो गई। फिर शाइस्ता खां आया मैदान में, शाइस्ता खां भी भाग गया, मतलब पराजित हो गया। और तब भेजा गया सबसे योग्य सेनापति जय सिंह को। तो लिखिए, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से भय आक्रांत होकर, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से भयाक्रांत होकर, शिवाजी के बढ़ती हुई शक्ति से भयाक्रांत होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में, बीजापुर के सुल्तान ने
1659 में, 1659 में अफजल खां को भेजा जिसकी हत्या हो गई। अफजल खां को भेजा जिसकी हत्या हो गई। ठीक है, जिसकी हत्या हो गई, जिसकी हत्या हो गई। इसी कड़ी में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को, इसी कड़ी में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा, वह भी सफल न हो सका, वह भी सफल न हो सका, वह भी सफल न हो सका, वह भी सफल न हो सका। अंत में औरंगजेब ने अपने सबसे योग्य सेनापति, औरंगजेब ने अपनी सबसे योग्य सेनापति सबसे योग्य सेनापति जयसिंह को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया। जयसिंह को शिवाजी के नियंत्रण करने के लिए भेजा गया, शिवाजी को नियंत्रित 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 करने के लिए भेजा गया। और शिवाजी को इस क्रम में पुरंदर की संधि 1665, पुरंदर की संधि 1665, पुरंदर की संधि 1665 करने को बाध्य किया। पुरंदर की संधि 1665 करने को बाध्य किया। पुरंदर की संधि 1665 करने को बाध्य किया। ठीक है, पुरंदर की संधि 1665 करने को बाध्य किया। ओके, याद करके रखिएगा इसको। और इस संधि के अनुसार 23 किले मुगलों को दे दिए गए और आगरा जाने के लिए शिवाजी औरंगजेब से मिलने हेतु तैयार हुआ। इस संधि के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लिखेंगे इस संधि के दो महत्वपूर्ण बिंदु, इस संधि के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस संधि के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, इस संधि के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है 23 किले औरंगजेब को देने पड़े। 23 किले, 23 किले, अरे 23 किलो नहीं, 23 किले, किले फोर्ट लिखता है, 23 किलो देना पड़ा। क्या देना पड़ा? सोना। 23 किले देने पड़े। और दूसरा 1666 में आगरा दरबार के लिए शिवाजी को तैयार किया गया औरंगजेब से मिलने के लिए। 1666 में आगरा दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए, औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी को तैयार किया गया। शिवाजी को तैयार किया गया। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि शिवाजी से मिलने के लिए औरंगजेब ने पुरंदर की संधि के अनुसार कहां भेंट की थी, कहां भेंट का बुलावा दिया था? आगरा में, ऐसा नहीं कि नई दिल्ली में। ठीक है, ऐसा नहीं कि फतेहपुर सीकरी में या लाहौर में। आगरा, 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 टिक लगा लो, आगरा। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ठीक है कि नहीं। शिवाजी के समय में मराठा ऊंचाइयों पे था। मराठा शक्ति के अभ्युदय के विषय में कहा जाता है कि कई कारण थे, और सबसे पहले कारण में था, वो था उच्च नेतृत्व क्षमता मिला मराठों को। भौगोलिक कारण था, सामाजिक चेतना थी, धार्मिक प्रभाव था। इन सब कारणों से मराठा की शक्ति क्या हुई, उत्कर्ष पे पहुंची। आगरा में उसको यथोचित सम्मान नहीं मिला, वहां से भाग गया। लिखना नहीं है, समझना है। हर चीजें लिखी नहीं जा सकती है। और वहां से भाग करके पुनः सूरत को 1670 में लूटा, क्योंकि सूरत को लूटना मुगलों को चुनौती देने की तरह था। ठीक है कि नहीं। तो मुगलों को चुनौती दिया गया, कहां, सूरत में। तो लिखिएगा, ध्यान रहे कि शिवाजी ने, नेक्स्ट पॉइंट, शिवाजी ने 1664 और 1670 में सूरत को लूटा। 1664 और 1670 में किसको लूटा, सूरत को लूटा। ठीक है, सूरत को लूटा। यह इसलिए कह दिए हैं कि क्रोनोलॉजी में भी आपसे पूछा जा सकता है, 4 घटना दे देगा। नहीं, शिवाजी का राज्याभिषेक 1, 2 दे देगा आपको पुरंदर की संधि, 3 दे देगा सूरत की प्रथम बार लूट, 4 दे देगा सिंहगढ़ का किला को जीतना। अब सजाइए, तो सबसे पहले क्या सजाइएगा, पहले सिंहगढ़ का किला को सजाइएगा। 1645-43 का ही है। ठीक है, 46 में तोरण दुर्ग है, ये सब पहला है। फिर आता है 1664 में सूरत को पहली बार लूटा था। फिर आता है पुरंदर की संधि 1665, और फिर आता है 1674 राज्याभिषेक। सेट कर लो, हो गया आंसर, आंसर बना लो, खत्म हो गया। तो इस तरह के घटनाक्रम वाले भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में शिवाजी में कमीशन में पूर्व में पूछा हुआ है, ध्यान रखिए। ये नहीं था, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, आपको ध्यान करके रखना है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिवाजी का जन्म और राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, कब हुआ था, 1627 और 1674 में। 74 में राज्याभिषेक हुआ था, और 27 में सिवनेर के दुर्ग में उनकी जन्म हुई थी। लिखा हुआ है सब। याद करेगा कौन, आप ही ना याद कीजिएगा। क्या, कौन याद करेगा, नारायण। तो इसको रट लेना है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना है, रट लेना है, खत्म हो जाएगी बातें। तो अब आइए इसकी उपलब्धियां, अन्य उपलब्धियां। तो लिखेंगे शिवाजी की अन्य उपलब्धियां। शिवाजी की अन्य उपलब्धियां हैं, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान मंत्री परिषद, अष्टप्रधान मंत्री परिषद का गठन हुआ, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, दबीर विदेश मंत्री, दबीर विदेश मंत्री, दबीर विदेश मंत्री, और दबीर विदेश मंत्री, और सरे नौबत सेनापति, सरे नौबत सेनापति, सरे नौबत सेनापति, बाकिया नवीस, बाकिया नवीस, बाकिया नवीस, दैनिक लेखा अधिकारी, दैनिक लेखा अधिकारी,
बाकिया नवीस दैनिक लेखा अधिकारी के रूप में जाने गए। बाकिया नवीस दैनिक लेखा अधिकारी के रूप में जाने गए। जहां दवीर लिखे हो ना, तो दवीर के साथ एक और शब्द लिख देना, सुमंत। माने परीक्षा में सुमंत और दवीर एक ही है। क्या है दोनों? विदेश मंत्री है। क्या है दोनों? विदेश मंत्री है। याद रखिएगा, अब नहीं लिखना है। और आपकी जानकारी में दे दे कि एक था न्यायाधीश, तो वो तो न्यायाधीश न्याय करते थे। पंडित राव, वो क्या करते थे? अनुदान देते थे। तो इस तरह से आपने 8 मंत्रिमंडल के सदस्य को पढ़ लिया। यही इनकी उपलब्धियां थी। 4-5 एकदम टिप्स पे रहना चाहिए। सुमंत विदेश मंत्री, अमात्य वित्त मंत्री, पेशवा प्रधानमंत्री, मतलब बटन टीपे बाकिया नवीस दैनिक लेखा अधिकारी, बटन दावे आंसर सरे नौबत सेनापति। ये भी पूछ सकता है कि मंत्री परिषद में अष्टप्रधान में कौन सम्मिलित थे? 1 2 3 4 नहीं, और 1 2 3 4 में दे देगा दवीर, बाकिया नवीस, अमात्य, तरफदार। 1 2 3 4 सभी सम्मिलित थे? था नहीं, तरफदार नहीं था। तरफदार किसके समय था? किसके समय था? अभी बताए थे ना तरफदार किसके समय था। गधे का गधे रह गए। अभी बताए थे ना कि बहमनी शासन में प्रांत को तरफ में बांटा गया, और जो तरफ का अधिकारी होगा उसको क्या कहेंगे? तरफदार कहेंगे। इतना आईक्यू नहीं डेवलप करोगे तो ऑफिसर कैसे बनोगे? बहुत सारे जो है सो डिसीजन लेने पड़ते हैं। कहीं भी अच्छे पद पे जाने के लिए आईक्यू को डेवलप करना पड़ता है। और एक छोटा सा अभी तुमको बताए और उसके बाद भी उसका उत्तर नहीं आ पाया हमको। चलिए खैर, उपलब्धि की कड़ी में एक और उपलब्धि थी, इसका नौसेना डेवलप किया और नौसेना का केंद्र बनाया कोलाबा को। तो लिखेंगे शिवाजी ने, शिवाजी ने नौसेना को विकसित किया और इसका केंद्र कोलाबा में बनाया। और इसका केंद्र कोलाबा में बनाया। और इसका केंद्र कोलाबा में बनाया। ठीक है। और लास्ट, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मल्लिक अंबर की व्यवस्था पे आधारित थी। शिवाजी की उपलब्धि में अब लास्ट उपलब्धि है राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में, तो लिखेगा शिवाजी ने मल्लिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया। मल्लिक अंबर के 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 भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया। और रैयत, इस कड़ी में रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस कड़ी में रैयतवाड़ी व्यवस्था, इस कड़ी में रैयतवाड़ी व्यवस्था, चौथ और सरदेश मुखी की व्यवस्था, चौथ और सरदेश मुखी की व्यवस्था, चौथ और सरदेश मुखी की व्यवस्था अपने पड़ोसी से लेता था 1/4 कर, अपने देशमुख जमींदार से लेता था 1/10 भाग। तो चौथ और सरदेश मुखी की व्यवस्था एवं सर अंजामी नामक भू राजस्व व्यवस्था को, एवं सर अंजामी नामक भू राजस्व व्यवस्था को, सर अंजामी नामक भू राजस्व व्यवस्था को इसने लागू किया। किसने लागू किया? लागू किया। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी शिवाजी क्या हो गई? समाप्त।
और शिवाजी का के बाद शासन किसने संभाला? संभाजी ने, जिसने अष्टप्रधान को ही समाप्त कर दिया। तो लिखेंगे, लास्ट लिख दो पैराग्राफ चेंज करके कि शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, जिन्होंने अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया, जिन्होंने अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया, जिन्होंने अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया। अष्टप्रधान को समाप्त कर दिया। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि संभाजी के बाद राजा राम बने, और वस्तुतः स्थिति यह है कि सरंजामी व्यवस्था को पहली बार बेहतर ढंग से लागू राजा राम ने ही कराया था। उसके समय में एक प्रतिनिधि का पद का भी सृजन किया गया था, और उसके बाद एक रानी बड़ी चर्चित रही, जो अपने अल्प वयस पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पे बैठाया था। उस रानी का नाम था ताराबाई। तो मराठा प्रशासन में, मराठा उत्तराधिकारी में संभाजी, राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय ऑब्लिक ताराबाई को याद रखते हैं, क्योंकि उसकी संरक्षिका कौन थी? ताराबाई थी, याद रखिएगा। और लास्ट में है साहू जी, जिसके समय में खेरा का युद्ध हुआ और ताराबाई को पराजित किया गया, मराठा क्षेत्र से उसको अलग किया गया, और साहू ने पेशवा की पद्धति को मजबूत बनाया। भविष्य में अंग्रेजों के समय में जब मराठों के साथ संघर्ष को दिखाएंगे तो पेशवा की दास्तां हम बताएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विधिवत मध्यकाल की समाप्ति की घोषणा करते हैं। कल मतलब अगले दिन जब भी मेरी क्लास होगी तो आधुनिक भारत से कक्षा का आरंभ होगा, और आधुनिक भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन से हमारी बातचीत आरंभ हो जाएगी। मैं फिर से आपको जानकारी में दे दूं कि आधुनिक भारत के दो भाग हैं। एक भाग यूरोपियन कंपनी 1600 के आसपास, मुख्य रूप से तो पुर्तगाली सब तो 15वीं सदी में ही आ गए थे, तो 15वीं सदी से लेकर यूरोपियन कंपनी के इतिहास को हम लोग देखेंगे और वहां से 1857 तक जो सिपाही विद्रोह है वहां तक देखेंगे, और फिर 1885 से लेकर 1947 तक जो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता आधुनिक भारत का जो दूसरा भाग है स्वतंत्रता संग्राम, वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके 3 चरण है, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। जैसे जैसे हम स्वतंत्रता संग्राम में आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे परीक्षा के दृष्टि से एक एक दिन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए कोई भी कक्षा एक तो छूटे नहीं, और एक एक कक्षा को 10 बार वीडियो से कीजिए, क्लास का नोट्स को बस 10 बार 15 बार रटिए, क्योंकि कंपीट कराने में मॉडर्न हिस्ट्री की बड़ी भूमिका होती है बीपीएससी जैसी परीक्षा में। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम मेडाइवल हिस्ट्री को समाप्त कर दिए हैं। अगले दिन से आधुनिक भारत की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। 5 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद बायोलॉजी की और आज संविधान की भी पहली कक्षा, इंट्रोडक्टरी कक्षा आपकी होगी। तब तक के लिए टेक रेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद।